दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहा हूं, मल्टीपल इंटीग्रेशन वन, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन। तो अगर आपके सिलेबस में, आप चाहे कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके सिलेबस में डबल इंटीग्रेशन है, प्लीज आप इस लेक्चर को देखना। देन इसके बाद जितने लेक्चर्स आएंगे उससे आप बहुत अच्छे से देखोगे। ऑलरेडी इसी चैनल पे इस लेसन से रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया है, पर मैं इसे नए तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फिर से इसे डिजाइन कर रहा हूं। अब यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन के अंदर मैं आज जो टॉपिक करने वाला हूं, सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होता है, आपको पता है कि मेरे हर एक लेक्चर बहुत बेसिक से जाते हैं। मैं चाहता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि बच्चे को जो 12th में जो प्रॉब्लम हुआ था, यहां पे आने के बाद उससे बेसिक का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे इस वीडियो को, अगर आपने, ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन इसके बाद आप, जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे डबल इंटीग्रेशन, देन हम टाइप में आ जाएंगे, तो आपको सब चीजें आराम से समझेगी। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, एंड टू एंड तक अच्छे से देखना। स्टार्टिंग में हम 10 मिनट लेंगे, पर ये 10 मिनट ही आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। मुझे पता है कि जिन्होंने मेरा पहले वाला लेक्चर्स इसके पहले देखा होगा, तो उसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते होंगे, तो फटाफट रिवाइज कर लें। पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं डिस्कस करूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है। देन हम आ जाएंगे, आज जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ वो है डायरेक्ट इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, देखो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। एक्स रेज टू एन का अगर हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, याद रखना, प्लस सी, मैं ये सब लिख नहीं रहा हूं। देन इसके बाद अगर आप देखोगे वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स। याद रखना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स आता है, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग एक्स। और कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने और फॉर्मुलेस दिए थे, पर अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही दे रहा हूँ। देन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन की बात करोगे तो एक्स का इंटीग्रेशन आता है दोस्तों एक्स स्क्वायर बाय टू, प्लीज याद रखना। देन इसके बाद वन के इंटीग्रेशन की अगर बात करोगे तो वन का इंटीग्रेशन एक्स आता है। मैं जानबूझ के लिया हूं क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वन का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स आता है। देन ई रेस टू एक्स का दोस्तों इंटीग्रेशन सेम होता है, जैसा डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का है वैसे इंटीग्रेशन। देन ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए आएगा। देन इसके बाद ये वाला जो पार्ट है बहुत ईजी है, साइन का आप कॉस लिख दो, और दोस्तों कॉस का आप साइन लिख दो। हमेशा याद रखना कि आपको पता होगा कि साइन का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो कॉस आता था, पर कॉस का मैं डेरिवेटिव लेता था माइनस साइन आता था। उस टाइम पे जब मैं कॉस का, मैं जब डेरिवेटिव निकालूंगा तो माइनस साइन आएगा। तो यहां पे जब इंटीग्रेशन में उल्टा होगा, डेरिवेटिव में कॉस माइनस में, तो इंटीग्रेशन में साइन माइनस में होगा, बस ये याद रखना। देन इसके बाद अगर आप याद रखोगे सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो याद आ रहा है कि मैं देखो डेरिवेटिव फॉर्मूले से इसे लिख रहा हूं, सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव, तो दोस्तों ये किसका है, टेन एक्स का है। अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से फॉर्मूलेज याद है तो मेरे वीडियो को आगे करके आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, पर मैं चाहता हूं कि अगर आप ये पार्ट देख लोगे, रिवाइज कर लोगे मेरे साथ, तो बहुत अच्छे से चीजें समझेगी। देन और जरूर आप वीडियो के लास्ट में एक प्यारा कमेंट करोगे, सर सच में ये वीडियो बाकी वीडियो से बहुत अलग है। देन कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर आप देखोगे कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, माइनस कॉट एक्स। देन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन, सेक एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स। एंड दोस्तों इसके बाद कोसेक इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, माइनस कोसेक एक्स। और भी इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस है, बट इतने फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए। और दोस्तों ये वाला फॉर्मूला बीच बीच में आपको बहुत तकलीफ देगा, तकलीफ देगा मतलब अगर आप याद कर लोगे तो बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। देखो यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी हमने इसके पहले भी याद किया है, वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए, प्लीज याद कर लो, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे इसलिए लिखा रहा हूं कि नहीं तो बाद में ऐसा होता है यार, टीचर्स पढ़ाते जाते हैं, फॉर्मूला बीच में लिख देते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। पर मैं जब पढ़ाऊंगा तो मेरे स्टूडेंट को पहले से ही फॉर्मूला आना चाहिए, और मैं, आप तो मेरे दोस्त ही हो। अब यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों वन अपॉन टू ए, और यहाँ पे भी देखो माइनस है, माइनस में अगर रहेगा रूट नहीं है तो वन अपॉन टू ए सेम है। यहाँ पे भी दोस्तों लॉग है, यहाँ पे भी दोस्तों लॉग है। यहाँ पे देखो x माइनस ए है, जब यहाँ पे a माइनस में है तो ऊपर सेम टू सेम माइनस, और नीचे दोस्तों उसका जस्ट अपोजिट। पर अगर समझो x अगर आपका माइनस में है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से
चीजों को याद रख सकते हो। देन अगर इसके बाद अगर आप रूट वाले फॉर्मूले पे आते हो तो ये वाला फॉर्मूला 1/√(a² - x²। देखो यहाँ ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे वो रूट में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x/a। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो, ये दोनों फॉर्मूला ये दोनों है, अगर ये दोनों रूट में आते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉग लिखो, और लॉग के बाद यहाँ पे x प्लस सेम रूट मतलब यहाँ पे x² प्लस a², और यहाँ पे क्या आएगा लॉग x प्लस सेम रूट मतलब ये x² माइनस a² प्लस c। इस तरह से आपको ये पूरे फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। देन यहाँ पे दोस्तों कोरोलरी है, ये कोरोलरी भी बीच बीच में यूज होता है, इसलिए कोरोलरी के बारे में भी बता देना चाहता हूं। अगर कभी भी नीचे कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉग ऑफ जो भी मेरा फंक्शन है वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अगर सपोज देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखना है, यहाँ पे देखो ये और उसी के ऊपर उसका डेरिवेटिव है, देखो x² का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3। अगर ऐसा है तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दोस्तों लॉग और नीचे का डिनोमिनेटर क्या है x² प्लस 3x प्लस 5 लिख सकता हूं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे, अगर रूट एक्स फॉर्म में है और ऊपर अगर एफ डैश है, मतलब नीचे जो रूट में है उसी का ऊपर डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट दोस्तों इसे 2√(f(x) लिख सकते हो। तो वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो x² का डेरिवेटिव 2x और यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3 और 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो डायरेक्ट आप 2√(, जो भी लिखा हुआ है सेम लिख सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जो 12th की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आप वीडियो को आगे करके कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बेसिक इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, सबसे पहले कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है, कॉस का इंटीग्रेशन सर साइन आता है, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे साइन लिखो, साइन के साथ जो भी दिया है आप उसे लिख दो। हम क्या करते थे डेरिवेटिव में इसे बैड फंक्शन बोलते थे, यहाँ पे भी बैड फंक्शन ही समझो। यहाँ पे आप ऐसे समझना, x के आगे जो नंबर है उससे आपको डिवाइड करना है। x के आगे दोस्तों क्या है, 3 है, तो आप पूरे इक्वेशन को 3 से आप डिवाइड करोगे। यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला आएगा, ये तो मुझे पता है, सभी को पता है, 5+1/5+1। वैसे ही आप 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा प्लीज कॉमेंट करके बताना। अब चलो आ गए हैं डबल इंटीग्रेशन के ऊपर, उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। हाँ दोस्तों, हमने 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक लेसन पढ़ा था, थोड़ी बहुत चीजें आपको मैं बता रहा हूं। अगर सपोज यहाँ पे dx है, कोई भी टर्म अगर यहाँ पे dx है, और अगर यहाँ पे dx है, ये समझ जाना फिर xx के टर्म में, अगर ये dx है तो ये क्या है xx के टर्म में। और अगर सपोज यहाँ पे कोई भी टर्म अगर सपोज dy है तो दोस्तों ये yy के टर्म में होगा। कौन से टर्म में, yy। अभी भी सर हमें कुछ नहीं समझ में है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल ये 3 टाइप दिए हैं, ये 3 टाइप अगर आपको समझ में आ गया, वैसे तो समझेगा, बस फिर आपका डबल इंटीग्रेशन ये जो लेसन है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स लिए हैं। पहले वाले टाइप्स में अगर आप ध्यान से देखोगे, सर आपने टाइप में क्या क्या चीजें दी है। फर्स्ट टाइप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 0 to 1, 0 to 2, यहाँ पे कोई एक्स वाई नहीं है, चलेगा। यहाँ देख रहा हो तो पहला वाला है, दूसरे वाले में एक्स दिख रहा है। यहाँ पे अगर देख रहा हो तो दूसरे वाले में मुझे क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है दोस्तों, सबसे पहले ये मैं ले रहा हूं, अगर जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, देखो यहाँ पे मैं 0 to 4 लिख रहा हूं, और यहाँ पे दूसरा वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 0 to x, और यहाँ पे जो भी है एक्स वाई, और यहाँ पे क्या दोस्तों dx, और यहाँ पे क्या दोस्तों dy। अगर मैं इस तरह के अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है दोस्तों y, इसका मतलब भी क्या है दोस्तों y। सबसे पहले समझ जाना, अगर यहाँ पे 0 to x है मतलब ये किसका है, y का है। अगर ये y का है तो यहाँ पे भी समझ जाना आपका पार्ट कौन सा है दोस्तों, y वाला, मतलब dy वाला पार्ट आपका है और ये dx वाला पार्ट आपका नहीं है। अगर ये दोनों y है तो आपका पार्ट कौन सा है, dy वाला, dx वाला पार्ट आपका नहीं है। फिर आप क्या करो पता है, मस्त एक ब्रैकेट ले लो, थोड़ा सा मुझे इसको बड़े में लिखना होगा, चलो मैं यहाँ पे नीचे बड़े में लिखता हूँ। देखो यहाँ पे i = ये देखो 0 to 4 है, ये थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं 0 to x, और ये वैल्यू किसका है, y का, ये भी वैल्यू किसका है, y का।
यहाँ एक्स वाई जो भी दिया है ये डी वाई लिखा और यहाँ पे क्या लिखा डी एक्स। मुझे समझ में आ गया कि अगर ये वाई वाई है, यहाँ अगर 0 to x है मतलब ये वैल्यूज किसका दिया है y का, तो यहाँ पे मैं dy साथ में लूंगा। चाहे ये dy आगे पीछे लिखा होगा तो भी बहुत सारे लोग बोलेंगे जो आगे वाला है उसको लेके सम सॉल्व करो, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ y अगर यहाँ x के टर्म में है तो dy आपका है, मतलब ये किसका लिमिट दिया है y का। आप इसे फिर क्या करो दोस्तों, ब्रैकेट फॉर्म में ले लो। ये देखो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट फॉर्म में ले रहा हूँ और आप पहले इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, सपोज देखो मैं इसे सॉल्व कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कैसे कर रहा हूं, देखो i इक्वल टू 0 to 4 में ऐसे ही रख रहा हूं। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, सपोज मैं अगर इसका इंटीग्रेशन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये dx वैसे ही रख रहा हूं, ये पूरा पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे dy है, अगर यहाँ पे y है, जब मैं y सॉल्व करूंगा तो मुझे उस टाइम पे दोस्तों ध्यान से x वाला जो पार्ट है, x वाले पार्ट को मुझे कांस्टेंट समझना है। क्या समझना है, x वाले पार्ट को मुझे क्या समझना है, कांस्टेंट। मतलब जो मेरा ये x वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो उसको कुछ नहीं करना है। तो देखो x वाले पार्ट को मैं ऐसे ही आगे लिख दे रहा हूं। बस मुझे यहाँ पे किसको सॉल्व करना है, y को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर। y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y² 2। जैसे x का इंटीग्रेशन मैंने याद कराया था, इंटीग्रेशन ऑफ x याद कराया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या है, x²/2। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आएगा, y²/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आएगा दोस्तों, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आएगा, y²/2। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, अब dx। अब आप क्या करो, यहाँ पे जो लिमिट है इसका लिमिट क्या है, x है, यहाँ पे x आएगा और इसका लिमिट क्या है, 0 है। तो फाइनली इसके अंदर जहां पे y है वहां पे लिमिट पुट कर दो। ये लिमिट पुट करने के बाद अब देखो यहाँ पे ये 0 to 4 है, ये x ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखो मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे मैं x पुट करूंगा तो x²/2 हो जाएगा। देन एक बार 0 पुट करूंगा तो 0² 2 मतलब 0 होगा। तो फाइनली मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे x²/2 आ रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पे अब क्या, dx। अब देखो अपना समय पीछे की तरह हो गया, इसे और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 4 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x³/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पे 1/2 बाहर ले लो। अब x³ का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही सॉल्व करने, x⁴/4। टेंशन मतलब ये बस समझा रहा हूं, अभी तो सम बहुत सारा लेकर आया हूं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। अगर दोस्तों अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो ये लेना है, अगर सपोज इस तरह से क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे i इक्वल टू समथिंग ये दिया है 0 to 5 और यहाँ पे क्या दिया है, 0 to y दिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये किसका लिमिट है। तुरंत आप बोल देना कि सर ये x का लिमिट है। अगर यहाँ पे y दिया है मतलब लिमिट किसका है, x का है। और मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिया होगा उसको अपन वैसे ही लिखेंगे। मतलब इसमें से अपना कौन सा वाला है, अपना कौन सा वाला है, आप समझ गए अपना कौन सा वाला है दोस्तों। अपना जो है उसका नाम क्या है, अगर ये x है तो अपना यहाँ पे dx है, तो dx जो है अपना है। और बेगाना कौन सा है दोस्तों, dy, तो उसको साइड में रख दो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे जस्ट ऐसा ब्रैकेट आएगा, वो x अंदर ले लेना, फिर इसको आप सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे अगर ये dx है, ये x है तो आपको बस x वाले को सॉल्व करना है, y वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये याद रखना। देन अगर सपोज ये दोनों आपने सॉल्व किया, ये अब सर यहाँ पे आपने तो बोल दिया कि जहां पे अगर y आ रहा है तो हमें dy ले लेना है, ठीक है हम समझ गए। जहां पे x आ रहा है तो आपने बोला कि ये ले लेना है, ठीक है वो भी हम समझ गए। पर सर एक चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे तो एक्स वाई दोनों नहीं आ रहा है। इस केस में आप क्या करो दोस्तों, इस केस में यहाँ पे पहला आपको क्या दिख रहा है, dx, तो समझ जाओ ये x है, ये भी क्या है दोस्तों x। और देन उसको सॉल्व करने के बाद जो बचा है वो आपका क्या है, y। तो अगर वैसे केस में जब नहीं दोनों दिया तो जो पहला होगा वो लेके सम सॉल्व कर दो। चलो 1 by 1 हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस टाइप। तो दोस्तों अब हम आगे के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब 1 by 1 आप देखना क्वेश्चन को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से खुद से सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो देखो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 लिख रहा हूं, यहाँ पे 1 लिख रहा हूं, बहुत आराम से सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है। यहाँ पे अगर देखो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये 0 to x है मतलब ये किसका वैल्यू है, y का। यहाँ पे वैल्यू किसका है, y का। मैं बार बार y नहीं लिखूंगा,
पर अभी आपके लिए लिख रहा हूं, अगर ये y के वैल्यूज हैं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy, अगर ये y के वैल्यूज हैं तो यहाँ पे क्या आएगा dy आएगा, और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा टर्म क्या बचेगा dx। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट ले लूंगा, देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है उसे मैं सॉल्व करूंगा। चाहिए तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट अभी मत लो, नीचे लिखता हूं। अब देखो आई विच इज इक्वल टू 0 to 1 ऐसे ही है, ये देखो आपको पता है 0 to x है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, वहां पे क्या है dy है, और यहाँ पे क्या है dx। अब हमें पता है दोस्तों यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, आई विच इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से ध्यान दो, डरना नहीं है, अगर मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊंगा ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन निकालते टाइम मैंने क्या बोला है, अगर यहाँ पे dy है, अगर सपोज यहाँ पे क्या है dy है, तो आप बस इसमें के y वाले को ही सॉल्व करोगे, मतलब समझ जाना y वाला मतलब y वाले को सॉल्व करोगे, सॉल्व तो दोनों को करना है, पर y के अलावा जो भी टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर dy है तो y के अलावा कौन सा टर्म है, x है, x कांस्टेंट है, तो x को भाई मैं ऐसे ही लिख दिया, और बस y का मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, y² by 2। सर आपने x को वैसे ही क्यों लिख दिया दोस्तों, जब 2x रहता है, अगर मैं इंटीग्रेशन में जाता हूं तो ये 2 को हम कांस्टेंट रहता तो ऐसे ही लिखते हैं, देन हम बस इंटीग्रेशन किसका निकालते हैं, x का। तो वैसे ही समझ जाना कि जब ये dy है तो ये x अपना कांस्टेंट है, तो x को बाहर लिख दिया। अभी वही अगर यहाँ dx होता तो मैं किसको बाहर कर देता, y को बाहर कर देता, और यहाँ पे देखो मैं dx जो मेरा ऊपर का बच्चा है वैसे ही लिख दिया। और जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसका लिमिट लिखना मत भूलना, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है। बहुत अच्छे से बहुत आराम से चीजों को आपको सॉल्व करना है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से ध्यान दिया तो आपके लिए डबल इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 0 to 1 वैसे ही लिख रहा हूं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, ये वाला जो वैल्यू है ये चाहिए तो आप x को बाहर ले लो, देन उसके बाद आप वैल्यू पुटअप करो, या तो आप साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं साथ में ही कर रहा हूँ, ये वाला पर वैल्यूज किस पे बस पुट होगा, क्योंकि ये y का इंटीग्रेशन निकाला था तो इसमें से जो y होंगे उसमें ही पुट होगा, तो ये x ऐसे ही लिखना है, और ये y की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो देखो ये वाला वैल्यू बस इस पे पुट होगा, इस पे पुट होगा, इस पे y की जगह पे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व किया था। ये वाला वैल्यू दोनों जगह मत पुट करते हैं, तो y की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो मैं कलर अलग ले ले रहा हूँ कि आपको समझे। y की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ तो y की जगह पे क्या है, तो y² मतलब y की जगह पे x हो गया, तो क्या हो गया x² by 2 माइनस। अब आपने ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, फिर हम माइनस लेते हैं। अब ये वाला वैल्यू ये पूरे में पुट करना है, कहाँ पे पुट करोगे, जहां पे y है, तो x मैंने सेम रखा, और यहाँ पे वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 0² अपॉन 2, और यहाँ पे दोस्तों क्या है dx है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने वैल्यूज पुट किए हैं, एक बार ये पूरा का पूरा वैल्यू, देन ये। और सच में मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे मोटिवेशन को बढ़ाना चाहते हो, अगर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट अच्छा करना, क्योंकि मैं आपके कमेंट को बाद में रीड करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x × x² क्या हो जाएगा x³। आपको अगर आप देखोगे तो 8 क्लास में आपने इंडाइसिस का रूल पढ़ा है, a⁻m है और a⁻n है, तो यहाँ पे हम फाइनली a⁻m+n लेते हैं, तो वैसे x⁻2 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, x² है, तो फाइनली x⁻3 हो जाएगा, 1 + 2 3। सब यहाँ पे पूरा बेसिक से लेक्चर चलता है, और बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है दोस्तों, हमें लगता है और बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे x इंटू यहाँ पे 0 आ गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो बस इतना ही रखो। अब ये तो सिखाया ना सर ने, देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 1/2 को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन बस अपने को अप्लाई किस पे करना है, इंटीग्रेशन अपने को बस x³ पे अप्लाई करना है, और यहाँ पे क्या है dx है। अब देखो यहाँ पे 1/2 बाहर ले लिया, यस इंटीग्रेशन ऑफ x³ क्या होगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो x³ का इंटीग्रेशन, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, x⁻n वाला फॉर्मूला इसलिए दिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x⁻4/4, मतलब 3 + 1 4, और नीचे ही 4, और ये जो लिमिट है दोस्तों यहाँ पे दे दो, और जब हम लिमिट लिख देते तो dx से सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 1/2, और यहाँ पे क्या हो गया, देखो 1 पुट किया तो 1/4, फिर 0 पुट किया तो 0/4, एक बार ये पुट करना है, एक बार ये। अब यहाँ पे सर ऊपर का आप 4 नहीं लिख रहे, 1/4 1 ही होता है, तो इसलिए 1 लिखा हूँ। तो फाइनली दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/4,
अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 1 सा 1 और 4 2 सा 8। पर मेरा सजेशन है कि अगर कोई भी वैल्यूज आता है तो आपको कैलसी का हेल्प लेना है और कैलसी में वैल्यू को पुटअप कर दो और वहां से आप सम को क्या करो, सॉल्व करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोरदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से, वही रुतबा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहां पे देखो मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं 0 to 2, यहां पे 0 to ये, और यहां पे देखो मैं एक्स वाई भी लिख रहा हूं, यहां पे मैं डी वाई और डी एक्स भी लिख रहा हूं। सबसे पहले अब देखो मैं बार बार वो y नहीं लिखते जाऊंगा, मुझे समझ में आ गया। देखो यहाँ पे x है, मतलब ये y वाला पार्ट है, तो मुझे यहाँ पे y वाला पार्ट लिखना है। y वाला पार्ट मैंने लिखा है, ब्रैकेट भी लिया, ये भी लिया, मतलब पहले मुझे इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 0 to 2। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर dy है तो बस y वाले को सॉल्व करना है, x कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो x वैसे ही आएगा दोस्तों, x देखो वैसे ही है। y का क्या आएगा, y² by 2 सेम। और देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका लिमिट जो है, लिमिट यहाँ पे जो भी है वो आप लिख दो 2√x, इससे डरना नहीं है, और यहाँ पे 0 है, और फाइनली यहाँ पे dx है। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले सम की तरह लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, i विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 0 to 2 है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व किया y, तो ये y की जगह पे बस आप वैल्यू पुटअप करना। आपको पिछले सम में ही मैंने बताया था, बहुत सारे लोग ये x बाहर ले लेते हैं देन वैल्यू पुटअप करते हैं तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे y की जगह पे मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, y² है तो y की जगह पे पहले √2x लिखूंगा, पहले ये वाला वैल्यू रखूंगा और होल स्क्वायर दे दिया। देन नीचे क्या है दोस्तों, 2 है, देन माइनस, और सेम यहाँ पे अब देखो 0 पुट कर रहा हूँ, ये देखो x है, यहाँ पे सॉरी x लिखा, यहाँ पे y की जगह पे अब 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये भी लिखा, और यहाँ पे क्या है dx। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये i विच इज इक्वल टू, जरूर इस लेक्चर को बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करो, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पूरा का पूरा ये मॉड्यूल बहुत अच्छे तरीके से बना दूंगा, और जिससे आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने आपके लिए पार्सल बनाया ना, वैसे ये भी बना दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये रूट, ये पूरा का पूरा भाई रूट है, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ से बस 2x बचेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल थे, यहाँ से 2x बचा और यहाँ से x, तो यहाँ पे 2x और x क्या होगा, 2x² होगा, क्या होगा 2x², और नीचे एक 2 है। और देखो यहाँ पे एक 0 टर्म आया तो मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हमेशा याद रखना। अब आगे से हम 0 लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गया है। और अगर आप देखोगे तो पहले ये 2 2 कैंसिल कर दो, देन इसके बाद इंटीग्रेशन निकालो, तो i विच इज इक्वल टू 0 to 2, फाइनली यहाँ पे x² है और dx है, तो फाइनली i विच इज इक्वल टू, यस, इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगा, x³ by 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 और यहाँ पे 0। जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। देखो यहाँ पे ये 3 ऐसे ही रख रहा हूँ, बहुत सारे लोग 3 बाहर लेने के बाद वैल्यू पुटअप करते हैं, मैं उसी में कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, 2 का क्यूब, और फिर फाइनली ये 0 पुट करूंगा, तो फाइनली ये पूरा का पूरा टर्म 0 आएगा। चलो दिखा देता हूँ, 0/3। एक बार आपको ये वैल्यू पुटअप करना है, एक बार ये, तो फाइनली i विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, तो ये 8/3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली अपना आंसर कितना आएगा, 8/3। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to x। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो बाहर का टर्म है ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना हमेशा, नहीं तो यहाँ पे यूनिट वी रूल आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x³ हो जाएगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, xy²। ये जस्ट देखो x इंटू x² x³ और xy², और यहाँ पे जो भी है dy/dx हमने लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों x वाला टर्म है, अभी y वाला भी मैं सम लेने वाला हूं, तो ये ऐसा और यहाँ पे ऐसा, मतलब मैंने पूरा देखो dy है, क्योंकि ये y वाला टर्म है, 0 to x लिखा है, मतलब ये y वाला टर्म है, y वाला लिमिट है, तो मैं dy लिखूंगा। अब dy लिखते टाइम देखो यहाँ पे 0 to 1 ऐसी है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से निकालना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे dy है, तो मतलब जो x वाला टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x अकेला आया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे 2 आया, उसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखते हो 2x, तो वैसे यहाँ पे x³ आया,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो साथ में बस वाई मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2x लिखता तो ऐसे समझ जाना 2x मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसलिए वाई आया। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म क्या है आपका y है तो कांस्टेंट टर्म x है तो उसको वैसे ही रखो और बस y का इंटीग्रेशन निकालो तो y क्यूब अपॉन 3 क्योंकि y स्क्वायर है, 2 है ऊपर तो 2 + 1 3 और नीचे 3। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x और यहाँ पे क्या आएगा 0। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों dx। अब आप इसे इजीली सॉल्व करो। अब यहाँ पे ये 0 to 1 है। यहाँ पे अगर आप ये x का आपको कहाँ पे पुट करना है याद रखना, इसको देख के समझ जाना, y की जगह पे बस पुट करना है। तो देखो ये एक्स क्यूब ऐसे ही है, ये देखो y की जगह पे पुट किया तो यहाँ पे x आया। अब देखो ये x है, ये y की जगह पे पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गया x क्यूब हो गया बाय 3। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिनको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो इसमें y है, अब 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ भी y है तो 0 हो जाएगा। तो आप क्या करो पता है, फिर से ये वाला टर्म लिखो मत। अब इतना तो मैंने प्रैक्टिस करा दिया कि अब 0 पुट करेंगे तो समझ में आ रहा है कि 0 आ रहा है तो लिखने का मतलब नहीं है, और डायरेक्ट यहाँ पे अब क्या आएगा dx। और यहाँ पे आपका लिमिट क्या है दोस्तों x है, सॉरी लिमिट तो हमने पुट कर दिया ना। हाँ, अब ये सॉल्व होने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो i विच इज इक्वल टू, अगर हम इंटीग्रेशन 0 to 1, अब देखो ये क्या हो जाएगा x⁴ प्लस ये क्या हो जाएगा देखो x इंटू एक्स क्यूब। मैंने बोला ना 1 टाइम लिखते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले इंडाइसिस का रूल बताया था, इसके ऊपर 1 है और 3 है मतलब ये 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म x⁵ और x⁴ सेम है, तो बहुत सारे लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होगा, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो 4x⁴/3 लेके फिर इंटीग्रेशन निकालते हैं, पर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ऐसे अपने कोई स्टूडेंट है जिसे उस इंस्टेंट पे नहीं समझा कि भाई यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट ले लो तो भी आंसर आएगा, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन आएगा, x⁵n वाला फॉर्मूला तो x⁵5/5। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला इंटीग्रेशन याद हो गया है। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट टर्म है 1/3 बाहर ले लो, ऊपर कुछ नहीं 1 है, और x⁴ का क्या होगा x⁵5/5। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। और i विच इज इक्वल टू, जस्ट ये एक बार पूरे की जगह पे 1 पुट करो। अब देखो अब समझ में आना चाहिए, यहाँ 1 पुट करूंगा 1/5 क्या होगा 1 होगा, 1 कुछ भी होगा 1 ही होगा याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा ये 1/3 ऐसे ही है, यहाँ पे भी वैल्यू पुटअप करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 1/5 क्या होगा 1 ही होगा, और अपॉन 5। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, इसको आप अपने कैलसी में भी रख के तो सॉल्व कर सकते हो, पर अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1/5 मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा होता है 1, 3 5 15। अब आप अगर इसे अपने कैलसी में ही, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज कैलसी में ही रख के सॉल्व करना, पर मैं आपके लिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ, पर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 3 से, तो फाइनली ये क्या होगा 3/15, और यहाँ पे क्या होगा 1/15। तो फाइनली नीचे क्या होगा 15, और ऊपर का 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। बहुत अच्छे से ये स्टेप भी आपको समझ में आया। चलते दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे वीडियो में अलग ड्रेस में दिखाई दे रहा था, फिर अचानक से चेंज हो गया, रीजन क्या था, मैंने अभी उसके पहले का जो वीडियो है जो ब्लू साइड में जो आपको दिखाई दे रहा था, वो मैं घर पे रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा था, बट अचानक से लाइट चली गई। मैंने बहुत वेट किया पर लाइट नहीं आई, तो फिर फाइनली मुझे क्या करना पड़ा, दूसरे दिन अब वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अभी जस्ट मैं मॉर्निंग में सुबह के बज रहे हैं 7:30, मैं ऑफिस पे आया हूँ, और जस्ट मेरे लेक्चर का थोड़ा सा टाइम मैं निकाल के यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए दोनों वीडियो में थोड़ा सा अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है। बस मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। ये टॉपिक मैं चाहता तो दूसरे वीडियो में भी डाल सकता था, पर मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को जो वीडियो मिले तो एकदम पावरफुल मिले। तो दोस्तों कुछ सम्स बाकी रह गए हैं, तो ये भी सॉल्व करा के एक ही वीडियो में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको सिस्टमैटिक समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर चीजें क्या है। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1, ये भी हमने लिखा। देन यहाँ पे हमने लिखा 0 to समथिंग 1 + x², और यहाँ पे 1/1 + हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो
अब अगर मैं अच्छे से चीजों को एनालाइज करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर आपने बताया कि ये x है तो मतलब ये y वाला टर्म है, तो हम यहाँ पे dy हमारा है और ये जो dx है वो अपना नहीं है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे जब हम लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे 3 टर्म आया, तो आपके पास एक फॉर्मूला है दोस्तों, मैंने फर्स्ट इसी लेक्चर में उस फॉर्मूले को भी लिखा है। देखो आपके पास ये फॉर्मूला है, इसलिए मैं हमेशा मेरे लेक्चर को बेसिक से लेके चलता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको चीजें नहीं पता हो, उसको पता मतलब फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो भी अगर मेरे लेक्चर्स को देख रहा है तो समझ में आ रहा है। तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि इसके अलावा और कोई मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर पाऊं। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो dx होता है, जैसे यहाँ पे dx है तो ये वाला जो टर्म है x वाला टर्म यहाँ पे उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, dy है, तो यहाँ पे अगर dy है तो अपना जो x वाला जो टर्म है यहाँ पे वो अपना कौन सा होगा, y, तो मैं इसलिए उसको क्या कर रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ। और उसके अलावा जो भी टर्म बचता है दोस्तों वो कांस्टेंट में चले जाता है। तो उसके अलावा कौन सा टर्म बचा है, उसके अलावा 1 + x² बचा है, तो 1 + x² अपना क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट हो गया। तो ये अपना y² और ये 1+। सर पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर ये x का स्क्वायर है, वैसे ये y का स्क्वायर तो दिख रहा है, बट सर यहाँ पे ये जो a है, a का स्क्वायर है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म a है तो उसका होल रेज टू स्क्वायर होना चाहिए आराम से। ये देखो ये x है, अगर सपोज मैं इसे स्क्वायर कर दूं और मैं अगर सपोज इसे रूट ले लूं तो इसका मतलब क्या होता है, या मैंने उल्टा कर दिया, चलेगा ऐसे कर देते। देखो ये अगर मैंने इसे रूट ले लिया और मैंने इसको स्क्वायर दे दिया तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो इसका मतलब क्या है, x ही है। तो अगर कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे इजी तरीका है उसको रूट ले लो और स्क्वायर दे दो। जैसे अभी समझो यहाँ पे 5 है, अगर मुझे इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्क्वायर ले लूंगा, तो इसको पहले आप रूट ले लो और फिर आप स्क्वायर लो, तो इसका मतलब 5 ही रहता है, क्योंकि ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए 5, बस वो हमने अपने अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले के लिए लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे a² बनाना, तो देखो जो भी टर्म बचा था मैंने लिख दिया। हमने रूल पढ़ा है कि पहले हम क्या लेंगे, रूट लेंगे और उसी को सेम हम क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों क्या हो गया, देखो x² + a² दिखाई दे रहा है। तो ये देखो यहाँ पे dy था, इसलिए ये x का हमारा वैल्यू क्या हो गया, y² और यहाँ पे ये। अब ये वाला सम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है मेरा, जस्ट उसका आप इंटीग्रेशन लो और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। तो इंटीग्रेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बस सपोर्ट दिखाओगे ना तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए डिफरेंशियल डबल जो इंटीग्रेशन है वो भी मैं फटाफट आपके लिए बना दूंगा। ओमकार सर आवाज प्रॉपर आ रहा है ना? फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा एक बार और हुआ था ना ओमकार सर, कि इस वीडियो को मैंने मतलब दूसरे एक ही वीडियो में अलग अलग कपड़ों में दिखाई दे रहा था और आज फिर से ऐसा ही हो गया। तो ऐसे भी लक की बात होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ फॉर्मूला है, देखो ये वाला इंटीग्रेशन सेम टू सेम लिख दिया, बहुत आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/a, a का वैल्यू हमारा देखोगे तो ये है, देखो यहाँ फॉर्मूला ना 1/a, तो देखो 1/a हमारा क्या है, जो देखो a मतलब स्क्वायर नहीं लिखना है, तो मतलब ये स्क्वायर नहीं लिखना है, उसके बाद जो बचा है वो अपना a है, तो क्या आएगा √1 + x²। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x/a। x हमारा क्या है इस समय, x का मतलब हमारा क्या y है, तो यहाँ पे y हमारा x हुआ, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे मेरा y था और a मतलब तो आपको पता चल गया है 1 + x²। तो कभी भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो आपको इस तरह से सॉल्व करने आना चाहिए। देन ये इंटीग्रेशन हो गया, देन इसके लिमिट्स क्या थे, ध्यान से देखो यहाँ पे 1 + x² और यहाँ पे क्या था, 0 था, ये हो गया। और फाइनली अगर यहाँ पे बात करूँ तो अब यहाँ पे क्या आएगा, dx। अब जस्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे क्या करना है, पुट करना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं। अब देखो यहाँ पे 0 to 1 है, देखो मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान दो, वैल्यू पुटअप करते टाइम बहुत आराम से हम चीजों को पुट करेंगे। अगर आप देखोगे ये वाला जो पुटिंग है वो कहाँ पे करना है, मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पे क्या है, dy है, मतलब जहां जहां पे y दिख रहा है वहां पुट करना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही है, tan इनवर्स भी ऐसे ही है, ये देखो यहाँ y दिखा, मतलब ये यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे देखो मैं पुट कर रहा हूँ 1 + x²। और ये स्टेप मैं नॉर्मल स्टूडेंट के लिए पुट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग को डायरेक्ट समझता है कि ये कैंसिल हो रहा है,
देन इसके बाद दोस्तों क्या आएगा माइनस, अब आप जीरो पुट करो, ये सेम टू सेम लिखोगे tan इनवर्स जीरो, और tan इनवर्स जीरो जीरो होता है, अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है, तो आगे मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं, बस इतना ही पुटिंग कर रहा हूं, प्लीज समझ लेना। देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब अगर आप देखोगे ध्यान से अच्छे से, अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो गया है, और अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करूं, अगर मैं आगे इसे और सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, कलर चेंज कर ले रहा हूं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 1, और यहां पे क्या है दोस्तों dx है। देन I इक्वल टू 0 to 1, अब आप मुझे बताओ यहां पे देखो क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दोस्तों tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan के टेबल में जाओ और चेक करो कि 1 किसका वैल्यू है, तो अगर आप चाहिए तो कैल्सी पे भी रख के चेक कर सकते हो, पर आपको पता भी होना चाहिए, वैसे कैल्सी का यूज कर सकते हो। तो tan के टेबल में 45 का वैल्यू 1 होता है, तो मतलब tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू है दोस्तों 45, जिसको हम क्या लिखते हैं π/4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, I विच इज इक्वल टू, ये देखो ये π/4 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लिया, देन इंटीग्रेशन बस हम इस वाले टर्म का निकालेंगे, और इस वाले टर्म का जब मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं तो यहां पे अब एक फॉर्मूला है, अब देखो ये अंडर रूट में चले गया, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, मेरे फॉर्मूला लिस्ट में स्टार्टिंग में ही दिया है, यही रीजन है कि मैं फॉर्मूले सभी को देते जा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला था दोस्तों, फॉर्मूला बहुत इजी था, लॉग, और यहां पे x प्लस सेम अंडर रूट, मतलब जो अंडर रूट है वो सेम लिखना है, x प्लस जो भी अंडर रूट है, जैसे ये अंडर रूट है वो सेम लिखना है, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे अगर मैं इसे सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर मैं कन्वर्ट करूं, यहां पे बाजू में कर दे रहा हूं, I विच इज इक्वल टू, देखो बाजू में ही कर रहा हूं, π/4 ऐसी है, देन यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 1, और इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक्स स्क्वायर पहले है, प्लस है तो मैं एक्स स्क्वायर पहले लिख सकता हूं, देन यहाँ पे 1 है, 1 है तो मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर मतलब भी 1 होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, उसकी तरह थोड़ा दिखे, और यहाँ पे dx है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ दोस्तों। अब देखो ये π/4 ऐसे ही आएगा, अब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आप क्या करोगे, 1 अपॉन समथिंग है, अब यहां पे आपका आएगा लॉग, और साथ में यहां पे आपको दिख रहा होगा यहां x है, तो यहां पे भी x है तो x ही लिखा, x प्लस और सेम अंडर रूट, जो भी अंडर रूट था सेम, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्टेप यहाँ पे क्या आएगा 1 to 0। अब बस आपको क्या करना है, इस स्टेप को सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, देन आपका आंसर आ गया। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप चाहिए तो, अगर आप चाहते हो, क्योंकि डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए, अगर आप चाह रहे हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर करो, और मैं चाहता हूं कि आप इसे अगर एक बार देखने पे आपको अच्छे समझ में आ गया तो एक बार आप 2 के स्पीड पे भी देख लो, जिससे क्या हो जाएगा कि अच्छे से आपके दिमाग में सब चीजें बैठ जाएगी। अब देखो ये π/4 मैंने लिखा, और जस्ट मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये पूरा का पूरा वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूं। देखो 1 मैं पुट कर रहा हूं, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो लॉग है, अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो ये 1 आएगा, और अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में तो फाइनली यहां पे क्या होगा अंडर रूट 2। देन इसके बाद मैं माइनस लेता हूं, अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं, यहां पे भी अगर मैं 0 पुट करता हूं तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहां पे दिखाता हूं मैं, लॉग 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 0 और 1 कितना होगा 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा लॉग 1 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 होता है, लॉग 1 का आंसर क्या आता है 0 आता है, तो इसलिए फाइनली मैं यहाँ पे आगे वैल्यूज लिखूंगा नहीं, और इस वैल्यू को मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि लॉग 1 का आंसर हमेशा याद रखना कितना आता है 0 आता है। तो फाइनली अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो यही मेरा क्या है फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कवर करते हैं, और मैं चाहता था कि यार इतने डेंजर क्वेश्चन भी हो, और इसलिए मैं
दिखाई दे रहा हो कि मैं चाहता तो वहां पे वीडियो को रोक सकता था, पर ये सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो फिर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कैसे चीजों को सॉल्व करोगे, क्योंकि वहां पे पेपर इतना भी इजी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। पहले मैं मेरा माइक अच्छे से कर लूँ। हाँ, अब यहाँ पे आवाज जा रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अपने को समझना है। यहाँ पे देखो i इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 to a√3 है। यहाँ पे ये जो है मुझे समझ में आ रहा है क्या है, 0 है, और ये क्या है x² है प्लस a² है, और यहाँ पे x है और समथिंग। अगर मैं इसे ये देखो ये dy है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर ये dy है तो y अपना क्या है x की तरफ परफॉर्म करेगा, तो y आप ऐसे ही रख दो, और जो बचा हुआ है उसको आप x² प्लस a² जो आपका बचा हुआ है उसको आप पहले रूट ले लो, और रूट लेने के बाद आप उसको स्क्वायर कर दो, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा x² प्लस a² वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और यहां पे आपको क्या करना है, dx लिखना है। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की आप कोशिश करोगे, देखो मैं यहां पे ब्रैकेट दे दे रहा हूं, अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालते हो तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, 1/x² प्लस a² विच इज इक्वल टू, मैं dx नहीं लिख रहा हूं, 1/a tan इनवर्स x/a। थोड़ी देर पहले ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो देखो यहीं पे वो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले देखो 0 है, a/√3 है। एक चीज आपको समझ लेना है कि ये x जो है वो कांस्टेंट होगा। जब हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dy सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हमारा x, देखो यहाँ पे x कांस्टेंट में चलेगा, तो ऊपर वाला भी x कांस्टेंट है, और ये ऐसा पहला सम है जहां पे मैं ऊपर भी वैल्यू लेके सॉल्व करा रहा हूं, तो इसलिए मैंने ये सम लिया। तो ऊपर वाले वैल्यू से आपको कुछ लेना देना नहीं है, उसको वैसे ही रख दो। और यहां पे अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करते टाइम देखो मैंने उसको चाहिए तो यहां पे रख दो। अब सॉल्व करते टाइम आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे सेम वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा 1/a मतलब क्या आएगा x² प्लस a², फिर फाइनली क्या आएगा tan इनवर्स x/x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों y, और यहां पे a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों x² प्लस a²। ये यहां पे मैंने ये कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा लिमिट है वो क्या है x² प्लस a², और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है। फाइनली मैंने ये भी लिख दिया, और यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है मेरा dx है। अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करते टाइम जो मैं वैल्यूज पुट करूंगा दोस्तों, वो मेरा वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं i इक्वल टू, ये क्या है 0 to a√3। अब यहाँ पे देखो ये x ऐसे ही है। अब देखो मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। अब आपको मैंने पिछले बार वैल्यू पुटअप किया तो यहाँ पे आप एक्सपर्ट हो चुके हो। ये देखो ये वाला पार्ट सेम आएगा 1/x² प्लस a²। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ, ये देखो ये सेम टू सेम यहाँ पे रखता हूँ, तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है दोस्तों, π/4 होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे π/4 लिख सकते हो। जस्ट पीछे वाला इस समय पीछे मैंने 2-3 स्टेप इस पे सॉल्व किया। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट यहाँ रखा, अब ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, कितना है 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। अब आप अगर सपोज माइनस लेते हो, अब देखो आप 0 रखते हो, 0 आप कहां पे रखोगे, y के प्लेस पे। अब ये क्या होगा, tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म अपन लिखेंगे नहीं, तो हमारा पार्ट यहीं तक रखेंगे, और हम क्या रखेंगे dx। अब आप क्या करो, आपको इससे क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे मैं क्या कर रहा हूं, बाहर ले रहा हूं। देखो ये π/4 कांस्टेंट है, बाहर ले रहा हूं। ये देखो ये 0 to a√3 है। ये x मत बाहर ले लेना, उस टाइम पे कांस्टेंट था पर अभी कांस्टेंट नहीं है, ये x ऐसे ही है। और यहाँ पे √x² प्लस a², और यहाँ पे dx। अब आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेसन पढ़ाते टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या तो मैं ये लेसन के स्टार्टिंग में भी मैंने एक फॉर्मूला दिया और मैंने बोला कि कोरोलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर देता, पर मैं चाह रहा था कि आपको सब चीजें सिस्टमैटिक समझ में आए। अब देखो ऐसा फॉर्मूला है, याद है मैंने ऐसा कोरोलरी दिया कि अगर रूट में f(x) है और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट अपन इसका आंसर 2√x लिख सकते हैं, 2√f(x) लिख सकते हैं। ऐसा कोरोलरी। अब देखो यहाँ पे अगर जो भी पार्ट है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 2x होता है, और a² का क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 2x चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, x है। तो अगर चाहिए 2 लेकर आना है तो मैं ले सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म अपने मन से ले सकता है। देखो 2 मैंने लेकर आया,
और मैंने क्या किया पता है, 1/2 से इसको बैलेंस भी कर दिया। अपने मन से नहीं लेना है, 2 लेना है तो यहाँ पे 1/2 से बैलेंस करना है। तो फाइनली ये मेरा कोरोलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, π/8। और यहाँ पे मैं कोरोलरी अगर अप्लाई करूं, कोरोलरी ये पूरे पे अप्लाई करूं, अब देखो ये नीचे डेरिवेटिव जो नीचे फंक्शन उसी का ऊपर डेरिवेटिव, डायरेक्ट मैं इसका आंसर ये लिख सकता हूं। मतलब मैं यहाँ पे आंसर दोस्तों डायरेक्ट 2√x² प्लस a² मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और इसका लिमिट क्या है दोस्तों, a√3 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, π/8। अब देखो यहाँ पे जस्ट मैं वैल्यू पुट ऑफ कर रहा हूं, ये 2 ऐसे ही रहेगा अंडर रूट में। अंडर रूट में देखो यहाँ पे x है, x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट ऑफ करना है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a√3 का मैं अगर स्क्वायर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा a² और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 3। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया 3a²। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में रखा, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों उसके साथ क्या a² है। अब मैं क्या करूंगा माइनस, और सेम टू सेम ये वाला वैल्यू अब यहाँ पे x के यहाँ पे क्या पुट करूंगा 0। अब देखो यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ अंडर रूट, अगर समझो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया x की जगह, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 0² प्लस a², यहाँ पे डायरेक्ट आएगा a²। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, और शायद ही आपको ऐसा कोई वीडियो मिलता होगा जो इतना स्टेप वाइज सॉल्व करके मिल रहा होगा, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। π/8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 है, ये देखो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4a² और ये क्या आएगा 2, और ये देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ये a हो जाएगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो π/8, यहाँ पे अगर ये 2 है, 4 का बाहर कितना आएगा 2 आएगा, और a² और रूट कैंसिल होके ये a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2a है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा π/8 4a माइनस, देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा, चलो ये भी लिख देता हूं कि अपने सभी स्टूडेंट को सब चीजें समझे। देन π/8 यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा 2a। 4a माइनस अगर आप करोगे तो फाइनली यहाँ पे 4a माइनस 2a करोगे तो 2a आएगा, और अगर यहाँ पे करोगे तो π/4, तो यहाँ पे क्या आएगा π/4a। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। और पूरा स्टेप वाइज सिस्टमैटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन के आंसर्स लिखे। देन अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, स्केच डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप शेयर करो, और जल्दी ही मैं और भी स्पेशल वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। और आगे का भी टॉपिक, मेरे अंदर इतना मोटिवेशन डाल दो कि मैं फटाफट 1-2 वीक के अंदर पूरा का पूरा आपका ये लेसन कंप्लीट करा दूं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।